हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ साइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष एंड आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं सी ए इंटरमीडिएट में चैप्टर 2। मैं यहाँ नोट्स खुद बनाऊंगा, तुम मेरे साथ साथ बनाओगे, तो जल्दी से कॉपी निकाल लो एंड स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एंड आज जो हम लोग मैं जो करवाऊँगा उसको मैं इन डिटेल इन डेप्थ ही करवाऊँगा, बट थोड़ा स्पीड मेंटेन रहेगा, तो इसलिए 1.5x पे देखने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे कंपनीज एक्ट में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 29 चैप्टर्स है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। इन 29 चैप्टर्स में टोटल सेक्शन 470 सेक्शंस है, ये बात भी हमें पता है। तो इससे हमारे सिलेबस का क्या लेना देना, तो देखो लेना देना क्या है। सी ए इंटर का अगर बात करो तुम, तो इन 29 चैप्टर से तुम्हें 10 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, यानी तुम्हारे जो मॉड्यूल में चैप्टर्स दिए हैं 10 चैप्टर्स दिए हैं, और वो 10 के 10 किसके हैं, कंपनीज एक्ट के। इन 10 चैप्टर में तुम्हें टोटल सेक्शन 148 तक का सारा कंटेंट पढ़ना होता है। ये तुम्हारा सिलेबस है, मैं तुम्हें सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम अपने मॉड्यूल का कंटेंट देखोगे तो जितने भी चैप्टर्स के नाम है ना, वो सारे चैप्टर्स के नाम एज इट इज़ कंपनीज एक्ट से उठाए गए हैं, यानी कंपनीज एक्ट का जो भी नाम है सीक्वेंस वाइज वो नाम उठाया गया है तुम्हारे सी ए इंटरमीडिएट में। इसी तरह हम लोग चैप्टर 2 आज करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है अगर तुम देखो तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में समझाया जाता है एंड उसके रिलेटेड कुछ मैटर्स के बारे में हमें बताया जाता है। ये तुम्हारा चैप्टर 2 है एंड इसमें कवर होते हैं टोटल सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक, और उसके साथ साथ तुम्हें कंपनी के एक इनकॉर्पोरेशन रूल्स होते हैं 2014, वो भी पढ़ने होते हैं, दोनों साथ साथ मिलाकर पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया तो सेक्शन 3 से 22 तक है, लेकिन अगर तुम अपना मॉड्यूल खोलोगे तो उसमें तुम्हें सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है, और 2 क्लॉज 69 प्रमोटर के बारे में भी तुम्हें बताया गया है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों पढ़ना है और कनेक्टिविटी के लिए ये दोनों भी हमें करना होगा, तो मैं सब कुछ करवाऊँगा। स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि तुमने कॉपी वगैरह निकाल लिया है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक कंपनी को बनाएगा कौन, एक कंपनी आखिर बनेगा। हम लोग समझ गए, इस चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे, बट क्वेश्चन ये आता है इनकॉर्पोरेशन करवाएगा कौन, कंपनी बनवाएगा कौन। तो देखो यहाँ पर कनेक्ट होता है सेक्शन 2 क्लॉज 69, और यहाँ पर डिफाइन होता है प्रमोटर। प्रमोटर ही वो एक ऐसा इंसान है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, यानी कंपनी, मान लो लेट सपोज मेरे को कंपनी बनाना है, तो मैं सारे नेसेसरी स्टेप्स लूँगा, मैं पैसे लगाऊंगा, मैं फाइलिंग वगैरह करवाऊंगा, सब कुछ मैं करवाऊंगा ताकि मेरा कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए, वो रजिस्टर हो जाए। तो ये प्रमोटर का काम होता है, तो उस सिचुएशन में मैं प्रमोटर जैसा माना जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 69, ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया कि प्रमोटर एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी को फॉर्म करता है, बट क्वेश्चन ये आता है कि लॉ इसको डिफाइन कैसे करता है। तो लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डिफाइन करता है प्रमोटर एक ऐसा इंसान होता है जिसका या तो नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कंपनी के, या एनुअल रिटर्न में मेंशन है, ठीक है, या फिर वो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को, किसको डायरेक्ट कर रहा है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर इन तीन में से भी अगर वो कोई भी एक काम कर रहा है तो हम उसको प्रमोटर मान लेते हैं। एंड एक बात यहाँ ध्यान रखना, कोई भी इंसान अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो वो जो है प्रमोटर नहीं कहलाएगा। प्रोफेशनल कैपेसिटी बोले तो लेट सपोज कंपनी बनाना है तो बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, उतना तो एक नॉर्मल इंसान को पता होता नहीं है, सब लोग तो सी एस पढ़ते नहीं हैं। तो हो सकता है एक इंसान सी ए या सी एस को हायर करे एंड बोले कि मेरे को कंपनी बनाना है, ये फाइल वगैरह करना है, तो सब कुछ में मदद करिए। तो एक सी एस जो है वो काम करेगा, तो भाई वो तो उसका काम ही है, वो तो प्रोफेशनली उसका काम ही है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके किसी क्लाइंट को देना। तो वहाँ पर वो सी एस जो है प्रमोटर नहीं कहलाएगा। वो इंसान जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है, यानी
मैं कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं प्रमोटर कहलाऊंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है प्रमोटर। वो एक इंसान है जो कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है। अब अगर अगर हम लोग आगे पढ़ें, आगे अगर हम लोग समझें तो सेक्शन 3 आता है यहाँ पर। सेक्शन 3 क्या बोलता है सीधा कि एक कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनेगा। ये बात तो सबको पता है कि लॉ मेकर कभी अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी तो बनने देगा नहीं। तो कंपनी एक लॉफुल पर्पस के लिए बनेगा। और अगर एक पब्लिक कंपनी बनाना है तो मिनिमम तुम्हें 7 मेंबर्स की ज़रूरत है। अगर एक प्राइवेट कंपनी तुम्हें बनाना है तो मिनिमम तुम्हें 2 मेंबर्स चाहिए। और अगर तुम्हें ओपीसी बनाना है तो मिनिमम तुम्हें 1 मेंबर चाहिए। यानी ये मिनिमम मेंबर्स हैं कितने कितने किस कंपनी में होंगे। अगर तुम्हारे पास इतने मेंबर्स नहीं है तो तुम कंपनी खोल ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये जो लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनेगा ये लिमिटेड बाय शेयर्स भी बन सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बन सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बन सकता है या अनलिमिटेड कंपनी भी बन सकता है। यानी ये इन 3 में से किसी भी तरीके का कंपनी बन सकता है और इसमें मिनिमम इतने इतने मेंबर्स होने चाहिए, ये सेक्शन 3 बोलता है। फिर यहीं पे कनेक्ट हो जाता है सेक्शन 3A। 3A क्या बोलता है कि मान लो अगर किसी कंपनी में ये जो नंबर्स मिनिमम नंबर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन 3 में जो मिनिमम नंबर्स का मेंबर्स का रिक्वायरमेंट मैंने बताया, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में, ये अगर कम हो जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है ना, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा नया मेंबर इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर 6 महीने में वो नया मेंबर नहीं लाता है तो फिर एग्जिस्टिंग मेंबर सेवरली लायबल हो जाएगा। सेवरली लायबल बोले तो अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो लिखो एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखो, लेट सपोज मैंने एक कंपनी खोला AKG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंड इस कंपनी में मान लो 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, एक मैं खुद हूँ और मान लो एक लेट सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है। एंड मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, मिस्टर एक्स का कुछ दिन बाद डेथ हो गया। तो अब इस कंपनी में सिर्फ एक ही एग्जिस्टिंग मेंबर है, वो है मैं, वो है AKG। मैं ही सिर्फ एक एग्जिस्टिंग मेंबर बचा। तो मेरे को लॉ मेकर ना, लॉ मेरे को 6 महीने का टाइम दे रहा है। जिस दिन से डेथ हुआ और मैं अकेला बच गया उस दिन से 6 महीने का टाइम दे रहा है कि नया तू मेंबर इंट्रोड्यूस कर ले कंपनी में। अगर 6 महीना में मैंने नया कंपनी में मेंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया और मेरे को ये बात पता है कि भाई मैं अकेला ये कंपनी चला रहा हूँ, बट मैं पूरा एकदम एटीट्यूड में, हाँ मैं अकेला चला लूँगा, तो लॉ मेकर बोलता है 6 महीने के बाद अगर ये कंपनी किसी एक आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आउटसाइडर है ना रिकवरी के लिए केस कर सकता है। और वैसा बात है, रिकवरी के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। तो वो कंपनी पे तो कर ही सकता है, और वैसा बात है वो कंपनी पे अगर ना चाहे तो डायरेक्टली मेरे से भी रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है। यहाँ मैं सेवरली लायबल हो जाऊँगा। ऐसे तुम कंपनी के डेप्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगे पर्सनली, क्यों? क्योंकि तुम्हारे और कंपनी के बीच में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। बट अगर तुम सेक्शन 3A के अंदर 6 महीने से ज़्यादा अकेले बिजनेस कर रहे हो या फिर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर से कम के अंदर बिजनेस कर रहे हो, तो जो इंसान है आउटसाइडर वो डायरेक्टली तुम पे भी केस फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। तो यहाँ पर उसका लायबिलिटी जो है सेवरली लायबल हो जाता है, ठीक है। यही सेक्शन 3A बोलता है। फिर आ जाता है यहाँ पर अब सेक्शन 7, मेन बात कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा कैसे। उसके बाद यहाँ भी बहुत सारे सेक्शन कनेक्ट होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स कनेक्ट होंगे, तो अच्छे से बस सुनते जाना एंड लिखते भी जाना। तो देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है कि कंपनी को रजिस्टर करवाना है, अगर कंपनी को रजिस्टर करवाना है, एग्जिस्टेंस में लाना है, तो बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ROC को फाइल होंगे। ऑब्वियस सा बात है, ROC को जाएंगे, ROC चेक करेगा, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पता है फाइल किस में होते हैं? स्पाइस प्लस INC 32 फॉर्म में। INC 32 फॉर्म में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। अब देखो खाली डॉक्यूमेंट्स तो जाएंगे नहीं, इनके साथ जाते हैं बहुत सारे अटैचमेंट्स। क्या जाते हैं? बहुत सारे अटैचमेंट्स जाते हैं। और ये अटैचमेंट्स क्या क्या हैं ये देखो। सबसे पहला
EMOA मेमोरेंडम का एक कॉपी जाता है और ये फॉर्म है इसका INC 33, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक कॉपी जाता है जिसका फॉर्म है INC 34। एंड एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें साइन होगा किसका, सब्सक्राइबर का। और याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ पे जो सेक्शन 3 में वाली बात है यहाँ पर कंपाइल होने चाहिए, यानी एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स के, ठीक है। मेमोरेंडम के तो कम से कम 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 होने चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और ये जो साइन करेंगे ना, ये एक विटनेस के सामने रहकर करेंगे, यानी एक विटनेस रहेगा उसके सामने मेमोरेंडम ये साइन करेंगे, ठीक है। ये फाइल होने के बाद उसके बाद एक डिक्लेरेशन फाइल होता है, एक डिक्लेरेशन फाइल होता है किससे, एक CA या CS या CMA या एडवोकेट, इनमें से किसी एक से जो कंपनी को फॉर्म करने में मदद कर रहा है उनसे एक डिक्लेरेशन ले लो, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर से उनसे एक डिक्लेरेशन ले लो कि डिक्लेरेशन क्या लेना है कि हमने इस एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं, जितने भी बातें इस एक्ट में बोला जा रहा है वो सब हमने किया है। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन जाएगा और ये डिक्लेरेशन जाएगा सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर हैं वो डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है या फिर हम कभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, यानी दोषी नहीं पाए गए हैं, किसके रिलेटेड, कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के प्रमोशन या कंपनी के मैनेजमेंट के रिलेटेड लास्ट 5 ईयर्स में हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है कंपनी को फॉर्म करने के लिए या कंपनी को प्रमोट करने के लिए या मैनेज करने के लिए, हमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा आलतू फालतू काम नहीं किया, ये डिक्लेरेशन जाता है। उसके अलावा एक एड्रेस जाएगा, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, जहाँ पे सारे नोटिसेस वगैरह अभी रिसीव होंगे क्योंकि अभी कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस तो बना है नहीं। उसके बाद देखो आर्टिकल्स में ना मेंशन रहता है, क्या मेंशन रहता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे कंपनी के, यानी उन इंसान का नाम रहता है जो कि कंपनी के पहले डायरेक्टर बनने वाले। ऑब्वियस सा बात है कंपनी चलेगा कैसे डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर तो होने ही चाहिए कंपनी में, तो उनका नाम मेंशन रहेगा। तो ये बात भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। तो ये सारा डायरेक्टर्स का डिटेल्स भी तुम्हें ROC को इसी INC 32 के साथ फाइल करना होता है DRI 12 के फॉर्म में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी पर्सन को फर्स्ट डायरेक्टर तुम बना रहे हो उस पर्सन का तुम्हें कंसेंट भी लेना पड़ता है कि तुम अपना कंसेंट राइटिंग में लिख कर दे दो कि हाँ तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, और ये चीज़ उसको DRI 2 में फाइल करना होता है और DRI 2 भी इसके साथ अटैच होकर ही जाता है। क्या हो रहा है भाई, DRI 2 भी इसके साथ अटैच होके ही जाता है। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो चीज़ जाता है वो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम का डिटेल्स। इतना सारा चीज़ तुम रजिस्ट्रार को फाइल करोगे, फिर रजिस्ट्रार इन सब चीज़ को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो इस चीज़ को रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर जैसे कर देगा तो फिर तुम्हें 2 चीज़ मिलेगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा और एक CIN नंबर मिलेगा, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये 21 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मेनली कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है। अब इसके बारे में ना ये जो 21 डिजिट का रहता है इससे कंपनी का कुछ डिटेल्स के बारे में पता चलता है। क्या डिटेल्स के बारे में पता चलता है वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आज ही डाल दूंगा या कल डाल दूंगा शॉर्ट्स, तो इसको मैं उसमें करवा दूंगा। अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंपनी को। अब जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी उसके बाद रजिस्ट्रार जो है कंपनी का सारा डिटेल सब कुछ एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो कंपनी ने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, यानी जिस इंसान, कंपनी नहीं बोलो प्रमोटर बोलो, यहाँ प्रमोटर ने जब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, ऊपर मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए अभी तुम्हें 6 डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के मिसलीड करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन फाइल किया है रजिस्ट्रार को, तो फिर प्रमोटर पे सेक्शन 447 लग जाएगा। यानी जो भी
गलत करेगा, जिसने भी गलत इन्फॉर्मेशन फाइल किया होगा उस पर सेक्शन 447 लग जाएगा, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो। मैंने क्या बोला, लेट सपोज मैं प्रमोटर हूँ एंड मैंने कुछ जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन आरओसी को फाइल किया, तो आरओसी चेक कर रहा था और उसको चेक करने टाइम में पता चल गया कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कंपनी तो यहाँ बना ही नहीं है, अभी तो वो चेक करके सेटिस्फाई होता है, सर्टिफिकेट देता, तब तो कंपनी बनता, तो अभी कंपनी तो बना ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में मेरे ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट मैं बता देता हूँ कि इसमें अप टू 10 ईयर्स के जेल है, 10 साल तक के लिए तुमको जेल मिल सकता है, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, तो इसलिए गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अब लेट सपोज दूसरा केस लेके चलो, मान लो मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया और रजिस्ट्रार को ये चीज़ पता ही नहीं चला कि मैंने गलत सलत इन्फॉर्मेशन दिया है, और रजिस्ट्रार ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी कंपनी को सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दे दिया। सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया। अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया, उसके बाद उसको पता चल रहा है रजिस्ट्रार को कि भाई ये तो गड़बड़ है, कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन देके कंपनी मेरे से रजिस्टर करवा दिया। तो उस सिचुएशन में जो भी ऑफिसर ये सब गलत इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा उस पर तो सेक्शन 447 लगना ही है, उसको तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उसके साथ साथ अब क्योंकि कंपनी भी बन गया है तो कंपनी का भी तो कुछ करना होगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो देखो, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर उसको या तो उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा रजिस्ट्रार, या वाइंड अप का ऑर्डर दे देगा, या कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट ही चेंज कर देगा, या कोई भी ऑर्डर जस्ट एंड इक्विटेबल उसको लगा वो ये ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, ये मेनली रजिस्ट्रार पास नहीं करता, ये एनसीएलटी के पास भेज दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा। सो इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन 7 हो जाता है ख़त्म। अब तुम यहाँ पर कनेक्ट करो सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है मेमोरेंडम के बारे में। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन में मैंने पहला डॉक्यूमेंट जो बोला कि कंपनी फाइल करता है वो मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम है क्या? मेमोरेंडम कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जितना भी बात है कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हो रहा है, कंपनी का क्या नाम है, क्या कैपिटल, कितना कैपिटल है, कौन कौन से फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के, सारा कुछ डिटेल इसी मेमोरेंडम में ही रहता है। एंड इसके लिए तुम्हें सेक्शन 4 पढ़ना पड़ता है, एंड इसके साथ साथ कुछ कनेक्टेड सेक्शंस भी हैं, वो आगे मैं भी बताऊंगा तुम्हें। चलो सबसे पहले देखो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ये बात करता है मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट रहेंगे, यानी जो मेमोरेंडम बनेगा उसका फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला नेम क्लॉज रहता है जिसमें कंपनी का नाम वगैरह रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रजिस्टर ऑफिस क्लॉज रहता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर ऑफिस के बारे में डिटेल रहता है। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसमें कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट रहता है। फोर्थ रहता है लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है शेयर से, या गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है, वो बताना होता है। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो कैपिटल क्लॉज, कंपनी कितना कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है, अगर कितने शेयर्स में डिवाइड है, कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितना नॉमिनल कैपिटल है, ये सब कुछ बात बताना पड़ता है। एंड लास्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज कि कंपनी में किस किस ने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम, यानी हु आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। ओपीसी के केस में एक एक्स्ट्रा नॉमिनी क्लॉज रहता है। अब नॉमिनी क्या होता है वो जब मैं अभी ओपीसी डिफाइन करूंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस समझ लो कि ओपीसी में एक नॉमिनी क्लॉज भी रहता है। ये सारे 6 कंटेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से एक सेक्शंस कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ये बोला नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में मेनली कंपनी का नाम रहता है और उससे पता चलता है कि कंपनी कैसा है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। लेट सपोज रिलायंस का नाम क्या होगा, रिलायंस का क्या नाम होगा, लिमिटेड। ठीक है, मेरा कंपनी होगा तो क्या नाम होगा, एकेजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या तुम्हें नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लिमिटेड से ये पब्लिक कंपनी होगा एंड प्राइवेट लिमिटेड से ये प्राइवेट कंपनी होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, नेम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि कौन कंपनी कैसा है। तो नेम क्लॉज में
हर कंपनी के नाम के पीछे या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है, ये कंपलसरी है। बट यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है, उसको ये सब यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्जाम्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्ट करो नेम क्लॉज से, यहाँ पर कनेक्ट होगा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। वो बोला जाता है कि कंपनी का नाम कैसा भी हो, बस वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, या फिर वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या रिजेंबल नहीं होना चाहिए अदर कंपनी के साथ, अदर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। यानी तुम कंपनी का नाम कुछ भी रखो, कोई मतलब नहीं है सरकार को, बस अनडिज़ायरेबल, आलतू फालतू अनसन नाम नहीं रखना है, आइडेंटिकल दूसरे का नाम कॉपी करके नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब तुम काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर एक और सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। ये क्या बोलता है, कंपनी का कोई ऐसा नाम नहीं हो सकता है जो कोई गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन दिखाए, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन दिखाए। बोले तो मान लो मैं अपने कंपनी का नाम रख रहा हूँ AKG प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया, तो क्या यहाँ पे इंडिया वर्ड आया तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट कंपनी का है यहाँ पर, तो ऐसा मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट कंपनी से कनेक्शन दिखा दे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन किसी से कनेक्शन दिखाए कि ये कंपनी शायद उसका है, तो ये मैं ऐसा नाम भी नहीं रख सकता हूँ। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि तुम गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हो, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो फिर तुम उसका नाम रख सकते हो। एक और बात ये सेक्शन बोलता है कि तुम कोई ऐसा नाम भी नहीं रख सकते जिससे तुम सुपीरियर लगो, यानी जैसे लिख सकते हो तुम किंग ऑफ कंपनी, तो भाई इसमें लग नहीं रहा है कि तुम्हारा कंपनी ही बेस्ट है, नंबर 1 है, इसलिए तुम किंग हो, तो ऐसे सब तुम नाम नहीं रख सकते। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 यही बात बोलता है। अब यहाँ पे 2 रूल्स भी कनेक्ट होते हैं, एक होता है रूल 8 और एक होता है रूल 8A। देख लो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए नेम क्लॉज से मैंने 2 सेक्शंस और 2 रूल भी कनेक्ट कर दिए। रूल 8 क्या बोलता है कि कंपनी का नाम कब कब आइडेंटिकल माना जाता है, यानी इसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि अगर कंपनी का नाम ऐसा 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 है तो उसको हम आइडेंटिकल ही मानेंगे। मेनली ग्राउंड पता है क्या दिया हुआ है, लेट सपोज एक कंपनी का नाम है AKG प्राइवेट लिमिटेड, मैंने नया कंपनी खोला और मैं अपना कंपनी का नाम रख रहा हूँ AKG प्राइवेट लिमिटेड। अंतर समझ में आ रहा है क्या है, अंतर बस इतना है कि ये कैपिटल लेटर में और मेरा स्मॉल लेटर में, तो इसको आइडेंटिकल ही माना जाएगा और ये मेरे को अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही ग्राउंड्स तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तुम्हें वो मॉड्यूल से ही पढ़ने होंगे, एक बार पढ़ लेना निकाल के, एक चार्ट जैसा बना हुआ है। रूल 8A बात बोलता है कि कब कब कंपनी का नाम अनडिज़ायरेबल माना जाएगा, तो ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया तो नहीं है, लेकिन 23 इसमें ग्राउंड्स हैं जिसमें अनडिज़ायरेबल माना जाता है, तो तुम बेयर एक्ट से रूल से जाकर पढ़ सकते हो। एक बार मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ देखने के लिए कि कहीं कुछ दिया तो नहीं है। नहीं दिया, ठीक है। तो इतना चीज़ कनेक्शन होने के बाद अब आगे हम लोग कनेक्ट करते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, वहाँ जगह नहीं बचा तो वहीं कनेक्ट करता मैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एक कंपनी ना अपना नाम रिजर्व करवा सकता है, और रिजर्व करवाता क्यों है, इसका मतलब क्या है, मतलब रिजर्व होता क्या है। तो देखो कंपनी अपना नाम अगर चेंज करना चाहता है या कंपनी नया कंपनी फॉर्म कर रहा है तो वो अपना नाम रिजर्व करवा लेता है ताकि वो तब तक डॉक्यूमेंट वर्क करे, उसका नाम कोई और ना ले ले, ठीक है। तो कंपनी अपना नाम रिजर्व करवा सकता है। अगर कोई प्रपोज्ड कंपनी है, यानी कोई कंपनी अगर नया बन रहा है तो वो INC 32 जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसी के साथ रिजर्वेशन के लिए भी फाइल कर देगा कि मेरे कंपनी का नाम रिजर्व कर दीजिए, ठीक है। और अगर कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है, उसको रन फॉर्म फाइल करना होता है MCA के पास जाकर कि हमारा नाम रिजर्व करना है, रन फाइल करेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में, इस केस में जो पहला वाला केस है, प्रपोज्ड कंपनी को 20 दिन के लिए नाम रिजर्व करता है रजिस्ट्रार, 20 डेज़ के लिए नाम रिजर्व करता है, और एग्जिस्टिंग कंपनी को 60 डेज़ के लिए नाम रिजर्व करके देता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा।
एंड एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, यानी कोई फॉर्म तुम फाइल कर रहे हो, रन फॉर्म फाइल किया है, उसमें डिफेक्ट आ गया, तो रजिस्ट्रार तुमको 15 दिन के अंदर उस डिफेक्ट को ठीक करके रीसबमिट का भी टाइम दे सकता है। यहाँ पे कनेक्ट करो रूल 9A। क्या कनेक्ट करो? रूल 9A। ठीक है, रूल 9A। रूल 9A क्या बोलता है कि एक कंपनी का नाम रिजर्व हो सकता है 20 दिन के लिए, अभी मैंने ऊपर बताया 20 डेज के लिए, तो वो एक्सटेंशन ले सकता है, एक्सटेंशन ले सकता है और 20 दिन का प्लस 20 डेज, यानी टोटल 40 दिन 1000 रुपया देकर। ठीक है, 1000 रुपीज़ देकर। उसके बाद 40 दिन के बाद फिर 20 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है, टोटल में 60 दिन 2000 रुपया देकर। ठीक है, या फिर ऐसा ना करके डायरेक्टली वो 60 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है, बोले तो 40 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है, 20 + 40 दिन का डायरेक्टली एक्सटेंशन ले ले, यानी अकेला है, पहले 20 दिन फिर 20 दिन ना लेकर डायरेक्टली 40 दिन का एक्सटेंशन ले ले, टोटल में 60 डे 3000 रुपया पे करके। ठीक है, तो ये बात लॉ बोलता है, रूल 9A बात ये बोलता है। ठीक है, और तो इसमें कोई रूल कनेक्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। एंड ये जो मैंने बात बोला ना कि कितने दिन के लिए रिजर्व करता है, 20 डेज एंड 60 डेज के लिए, ये भी सेक्शन है तुम्हारा 4 सबसेक्शन 5। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 6। ये बात करता है कि मेमोरेंडम का फॉर्मेट कैसा होगा। मेमोरेंडम का फॉर्मेट कैसा होगा, तो देखो मेमोरेंडम का फॉर्मेट टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल A B C D E 1 2 3 4। हाँ देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी एक ऐसा कंपनी फॉर्म हो रहा है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वो टेबल ए को जो है अडॉप्ट करेगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर वो टेबल बी को फॉलो करेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और हैविंग शेयर कैपिटल है, तो फिर तो वो टेबल सी को फॉलो करेगा। फॉर्मेट जो दिया है ऐसे कंपनी का टेबल सी में दिया है। फिर एक अनलिमिटेड कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर वो टेबल डी को फॉलो करेगा। और एक अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो वो टेबल ई को फॉलो करेगा। यही सेम बात ना सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में भी लिखा हुआ है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 जिसमें आर्टिकल्स का फॉर्मेट दिया है, और उसमें दिया किससे है, यहाँ ख़त्म किससे हुआ, ई से ख़त्म हुआ, FGHIJ। ठीक है, एंड पहला सेम है लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद यहाँ जो है ना, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ही है, गारंटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। बट यहाँ ध्यान रखो, टेबल बी में क्या बोला गया है, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहाँ बोला गया गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यानी उल्टा हो जाता है। शेयर कैपिटल है तो उसके फॉर्मेट किस में है, जी में है। फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो उसका किस में है, एच में है। इसी तरह हैविंग शेयर कैपिटल, पहले हैविंग आ गया इसमें और उसमें नॉट हैविंग। तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेट समझ में आ गया कि कैसे आर्टिकल्स का क्या फॉर्मेट होगा और मेमोरेंडम का क्या फॉर्मेट होगा। लास्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 7 ये क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी है, लेट्स सपोज एक कंपनी गारंटी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, एक ऐसा कंपनी है जो गारंटी कंपनी है और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो कंपनी अगर कोई राइट ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसको, अदर को, आउटसाइडर को जो मेंबर नहीं है, और राइट किस में, प्रॉफिट में, तो ये वो कर ही नहीं सकता, ये वॉइड माना जाता है। ये चीज़ वो कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कनेक्ट होता है शायद सेक्शन 13 सबसेक्शन 11, वो बोलता है कि सेम बात, अगर मेमोरेंडम तुम ऑल्टर कर रहे हो इस पर्पस के लिए तो ये वॉइड माना जाएगा। दोनों सेम ही बात बोलता है कि तुम गारंटी कंपनी है, हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है तुम्हारे पास, तुम किसी आउटसाइडर को अपने प्रॉफिट में राइट नहीं दे सकते।
सेक्शन 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 बात करता है आर्टिकल्स के बारे में। ये सिंपल सा बात बोलता है कि आर्टिकल्स जो है वो इंटरनल रेगुलेशन के बारे में बताता है, यानी इसमें इंटरनली कंपनी रेगुलेट कैसे होगा उसके बारे में सारा डिटेल आर्टिकल्स में ही रहता है। एंड इसका भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, और इसमें क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे ये सब भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसी के हिसाब से बनेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक इनरिचमेंट प्रोविज़न होता है। कौन सा प्रोविज़न होता है? इनरिचमेंट प्रोविज़न। इस प्रोविज़न का मतलब क्या हुआ? देखो, ये प्रोविज़न बोलता है कि अगर तुमको आर्टिकल्स चेंज करना है तो वो चेंज तभी होगा जब वो और भी रिस्ट्रिक्टिव होगा। मैं एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स या फिर कोई एम्प्लॉय कंपनी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करेंगे। कितने बजे से? 10 बजे से 6 बजे तक। मैं एक कॉमन एग्जांपल बस ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर इनरिचमेंट की बातें क्या बोल रहा है। तो अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स में इनरिचमेंट प्रोविज़न है ना, तो वो कंपनी अगर ये टाइम चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करके 6 बजे से 7 बजे कर सकता है, टाइम बढ़ा सकता है, वो ये टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकता। यानी इनरिचमेंट प्रोविज़न बोलता है कि हम चेंज तभी करेंगे जब चेंज और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगा, यानी और भी कंडीशन को हम लोग बढ़ाएंगे, ये नहीं कि कंडीशन कम करेंगे। यही इनरिचमेंट प्रोविज़न बोलता है। अब ये जो इनरिचमेंट प्रोविज़न है ना, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही रजिस्ट्रार को बता सकता है कि हम अपने आर्टिकल्स पे इनरिचमेंट प्रोविज़न ला रहे हैं, या फिर हो सकता है कंपनी ने जब इनकॉर्पोरेशन किया उस समय उसने इनरिचमेंट प्रोविज़न नहीं डाला, लेकिन बाद में कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इनरिचमेंट प्रोविजंस अपने आर्टिकल्स में डालना चाहिए, तो कंपनी जो है डाल सकता है। लेकिन उसके लिए फिर पब्लिक कंपनी में उसको एसआर पास करना होगा और प्राइवेट कंपनी में उसको सारे ऑल मेंबर्स के कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अभी मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ और अगर सेक्शन वगैरह कनेक्ट हो रहा है तो वो देख लेता हूँ। हाँ चलो देखो, कंपनी अगर आर्टिकल्स में इनरिचमेंट प्रोविज़न डाल रहा है तो ये बात रजिस्ट्रार को तो बताना होगा। तो जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर इनरिचमेंट प्रोविज़न डाला हुआ है तो वो तो INC 32 के साथ ही कंपनी बता देगा। लेकिन अगर इनरिचमेंट प्रोविज़न डाला गया है कब? कंपनी के फॉर्म होने के बाद, तो उस सिचुएशन में ये बात रजिस्ट्रार को MGT 14 के अंदर फाइल करके बता दिया जाता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 7। ये क्या बोलता है? देखो, अगर एक कंपनी है, लेट सपोज वो कंपनी ये आर्टिकल्स के जो एक कंपनी है, क्या वो अपना ओन आर्टिकल्स बना सकता है? यानी मैंने क्या बोला, सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में आर्टिकल बनाने का फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल्स में। उन टेबल्स में फॉर्मेट के साथ साथ रेगुलेशंस भी दिए हुए हैं। ठीक, आर्टिकल्स में क्या क्या रेगुलेशंस होंगे वो चीज़ भी लिखा हुआ है। तो कंपनी क्या अपना आर्टिकल बना सकता है, यानी अपना खुद का रेगुलेशंस, और थोड़े बहुत जो है वो मॉडल आर्टिकल से ले ले, यानी जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया, तो वो ये कर सकता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कंपनी अपना भी आर्टिकल बना सकता है, या पूरा कंपनीज एक्ट ने जो आर्टिकल दिया उसको भी फॉलो कर सकता है, या अपना थोड़ा बना सकता है, थोड़ा फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 एक और सेक्शन कनेक्ट होता है। वो बोलता है कि मान लो कंपनी के आर्टिकल में कोई मैटर को लेकर कोई बात साइलेंट है। अगर मान लो कंपनी ने अपना आर्टिकल बनाया और उसमें कोई मैटर के लेकर, रिलेटेड मैटर के लेकर बातें नहीं लिखा गया, तो उस सिचुएशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मॉडल आर्टिकल्स के रेगुलेशंस लग जाएंगे। मॉडल आर्टिकल्स जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है उसके ही
क्या बोलते हैं रेगुलेशंस लग जाएंगे। बट अगर कंपनी ने आर्टिकल में एक्सप्रेसिवली ये मेंशन किया हुआ है कि कंपनीज एक्ट के मॉडल आर्टिकल्स के रेगुलेशंस हम पे नहीं लगेंगे, तो फिर इन केस में वो रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। यानी अगर आर्टिकल्स में कंपनी ने ये लाइन लिख दिया कि हमारे ऊपर जो कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स के फॉर्मेट के रेगुलेशंस हैं वो अप्लीकेबल नहीं है, तो फिर वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो फिर सारे रेगुलेशंस बाय डिफ़ॉल्ट अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 5 सब सेक्शन 9, बोला जाता है कि अगर एक कंपनीज एक्ट 2013 बनने से पहले बना हुआ है, बहुत पुराना कंपनी है एंड उसका आर्टिकल्स ऑल्टर भी नहीं हुआ है, बहुत पुराना टाइम पे ही रजिस्टर हो चुका था पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो फिर उसको सेक्शन 5 को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 5 भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि एक कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा, उसके बाद आर्टिकल होगा, फिर अदर रिजोल्यूशंस होगा, वो सब कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर होगा। यानी सबसे बड़ा कौन? कंपनीज एक्ट, उसके बाद मेमोरेंडम, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद अदर रिजोल्यूशन। ठीक है। अब एक बार तुम मॉड्यूल खोलो, मैं भी खोलता हूँ, रुको। ठीक है, एक बार मॉड्यूल खोलना, रुको। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ भाई, लॉ को इंटरप्रिटेट कैसे करना वो दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने मॉड्यूल खोला, सेक्शन 6 निकालो, उसमें लिखा हुआ है नोट में द सेक्शन स्टार्ट विथ सेव एज अदरवाइज। ठीक है, यानी ये जो सेक्शन 6 है ना, ये स्टार्ट होता है सेव एज अदरवाइज, सेव एज अदरवाइज, ये लाइन से ये सेक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये लाइन का मतलब क्या है भाई, ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो सेव एज अदरवाइज क्या बोलता है, अगर कंपनीज एक्ट में किसी और सेक्शन ने आर्टिकल्स को ये पावर दिया है कि वो कंपनीज एक्ट की बात को ना मानकर वो आर्टिकल्स की बात को मान सकता है, यहाँ आर्टिकल अपना बात बोल सकता है, तो उस सिचुएशन में वो कंपनीज एक्ट को फॉलो ना करके आर्टिकल्स को डायरेक्टली फॉलो कर लेगा। यानी मैंने क्या बोला, अगर कोई ऐसा सेक्शन जिसमें लिख देता है कि कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है लेकिन आर्टिकल्स में अगर कुछ और लिखा है तो हम लोग आर्टिकल की बात को फॉलो करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग कंपनीज एक्ट को इग्नोर मार के आर्टिकल्स की बात को फॉलो कर लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्शन ही क्रिएट हो गया। हमने क्या बोला कि आर्टिकल्स जो भी बोलेगा वो कंपनीज एक्ट के अंदर रख के ही बोलेगा, बट अगर कोई ऐसा सेक्शन मेंशन कर दे कि भैया देखो ये जो है हमारे आर्टिकल्स के ऊपर निर्भर है, कंपनीज एक्ट ये बोलता है लेकिन हमारा आर्टिकल्स ये बोल सकता है, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग आर्टिकल्स को फॉलो कर लेंगे, कंपनीज एक्ट को छोड़ देंगे। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, सेव एज अदरवाइज का मतलब यही होता है। एंड बहुत सारे सेक्शंस हैं बट वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, जैसे सेक्शन 152, क्या सेक्शन 168, सेक्शन 196, एग्जाम्पल में तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया है सेक्शन 47। ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझना, इस तरह तुम्हें लॉ को इंटरप्रिटेट करना है। एक बार और मैं बोलता हूँ, सेव एज अदरवाइज का मतलब होता है अगर कंपनीज एक्ट में कहीं भी ये बात लिखा है कि कंपनीज एक्ट ये बात बोल रहा है लेकिन आर्टिकल के पास राइट है कि आर्टिकल जो है वो कंपनीज एक्ट की बात ना मान के अपने हिसाब से बात लिख सकता है, तो उस सिचुएशन में हम आर्टिकल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं तो नॉर्मल केस में कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा होता है, आर्टिकल्स उसके हिसाब से ही बनेगा। सेक्शन 6 यहाँ पे खत्म हो गया। सेक्शन 7 ऑलरेडी हमने कर लिया है। सेक्शन 8 आ जाता है। सेक्शन 8 बात करता है NPO के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कंपनी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे कंपनी बनते पता है किस लिए? प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए? प्रमोट करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव, और उनका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कुछ बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि एजुकेशन प्रमोट करना, उसके बाद फिर अगर बात करें तो स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन,
यही सब काम के लिए ऐसे कंपनी बनते हैं। एंड ये कंपनी को डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना होता, ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकता, और जो भी ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगा वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में ही यूज़ कर देगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि ये मैंने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में ओवरव्यू। अब देखो सेक्शन 8 कंपनी को ना बहुत सारे एग्जम्पशंस मिले हुए हैं, और ये एग्जम्पशंस दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कंपनी को अपने नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने ऑलरेडी सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के क्लॉज में बताया है तुम्हें, नेम क्लॉज में, ठीक है। यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंपनी जो है 14 डेज़ के क्लियर नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकता है। मेनली नॉर्मल कंपनी में ये 21 डेज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स इसको मिले हुए हैं सेक्शन 8 कंपनी को। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो सेक्शन 8 कंपनी कुछ कॉन्ट्रावेन कर दे, यानी एक्ट का हिसाब से फॉलो ना करे, एक्ट को फॉलो ना करे, या फिर वो कोई एक्ट अपना फ्रॉडलेंटली कर ले, कोई फ्रॉड काम करे सेक्शन 8 कंपनी, यानी हम बनाए इसलिए हैं कि हम उसके आड़ से ब्लैक मनी को वाइट कर ले, ठीक है। उसके बाद या तो हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रहे हैं, या मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हम ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे, तो इन सब केस में गवर्नमेंट जो है तुम्हारा जो लाइसेंस दिया गया है, सेक्शन 8 कंपनी को जो लाइसेंस दिया गया है उसको रिवोक कर देगा। रिवोक यानी रिमूव कर देगा, और फिर कंपनी को क्या करेगा? या तो वाइंड अप का ऑर्डर दे देगा, या दूसरे कंपनी के साथ अमेलगमेट कर देगा जिस कंपनी का सेम ऑब्जेक्टिव है, यानी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अमेलगमेशन कर देगा। एंड एक बात ध्यान रखना, अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड के लिए तुम पे सेक्शन 447 भी लग जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं तुम्हें, सेक्शन 447 भी लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पर कुछ पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। पेनल्टी अगर होगा तो पेनल्टी भी कर लिख लेना। हाँ चलो पेनल्टी है, देखो पेनल्टी याद करने में बहुत दिक्कत होने वाला है पूरा कंपनीज एक्ट में। पेनल्टी देखो, कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ तक भाई साहब, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 25,000 से 25 लाख तक। देख रहे हो कितना ज़्यादा पेनल्टी लग रहा है। और इसके साथ साथ अब मान लो सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट होना है अदर काइंड ऑफ कंपनी में, तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका प्रोसेस क्या है ये भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। एंड अगर तुम मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो CS एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट होता है SBIL, प्लेलिस्ट में नाम लिखा होगा, उसमें एक ही वीडियो है जो कि बात करता है कन्वर्जन के बारे में। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे कन्वर्ट होता है अदर काइंड्स ऑफ कंपनी में। यहाँ मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बट अगर यहाँ कोई प्रोसेस में तुम्हें कुछ समझना है तो फिर वहाँ उस वीडियो को तुम रेफ़र कर सकते हो। देखो प्रोसेस सिंपल है, एक BR पास करेंगे, फिर एक SR पास होगा, SR पास करने के बाद फिर हम RD से अप्रूवल लेने जाएंगे। RD से अप्रूवल लेना होगा कि हम अपने कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये लिया जाता है INC 18 के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर RD के जब RD को तुम अप्लीकेशन फाइल करोगे ना अप्रूवल के लिए, उस एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर तुमको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि हमारा कंपनी कन्वर्ट होने वाला है। और ये कौन कौन से न्यूज़पेपर में? एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना होगा तुम्हें, और एक जो है लोकल लैंग्वेज, जहाँ रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है ना, वहाँ तुम्हें जो है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में तुम्हें न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा, और ये मेनली रहता है INC 19 के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑर्डर आया RD का जो भी ऑर्डर आया, ये बात तुमको ROC को फाइल करना है। फिर कन्वर्ज़न के लिए तुमको यहाँ पर फिर
एसआर पास करना होगा, पहले बीआर फिर एसआर, और जैसे ही एसआर पास होगा तो तुमको MGT 14 भी रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। और ये सब जैसे मिल जाएगा, रजिस्ट्रार चेक करेगा, सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो क्या करेगा, इशू कर देगा नया सर्टिफिकेट। बस यही प्रोसेस है, ठीक है, हो गया। सेक्शन 8 भी हो गया। सेक्शन 9 एंड 10 बिद्दू सा सेक्शन है, छोटू सा तो सेक्शन है। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि एक कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो गया तो फिर उसके पास क्या क्या हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी अब जन्मान जन्मों तक चलेगा जब तक उसको पेपर पे बंद नहीं किया जाएगा। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी मेंबर अलग हो जाएगा, कंपनी अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकता है क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, ठीक है। कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ये सब बातें लिखा हुआ है सेक्शन 9 की। मेनली रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या क्या इफेक्ट आ जाता है, तो कंपनी के पास बॉडी कॉर्पोरेट के सारे पावर्स आ जाते हैं, तो वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सेक्शन 10 बोलता है कि एक मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाता है तो फिर क्या क्या इफेक्ट आता है। तो देखो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बाइंड करता है कंपनी को, मेंबर्स को, ठीक है, इन सबको ये बाइंड करता है। एंड कोई भी मनी अगर मेंबर ने पे किया, डेप्ट दिया है अगर कंपनी को, तो उसको हम एज अ आउटसाइडर ही ट्रीट करते हैं क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पर मैं दो डॉक्ट्रिन्स कनेक्ट करने वाला हूँ। मैंने मेमोरेंडम का 3rd क्लॉज बोला था, 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्टिव लिखता है और उसके साथ एंसेलरी ऑब्जेक्टिव भी लिखता है कि कंपनी आखिर इस्टेब्लिश हुआ है तो क्या बिजनेस करने के लिए हुआ, कौन सा बिजनेस करने के लिए कंपनी बना है। और कंपनी इस ऑब्जेक्ट के बाहर जाकर बिजनेस नहीं कर सकता। यानी इस कंपनी में अगर मैंने कंपनी खोला और मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा एजुकेशन के रिलेटेड बिजनेस, तो मैं सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड ही बिजनेस कर सकता हूँ। मैं फिर दूसरे दिन जाकर जो है रियल इस्टेट का बिजनेस नहीं करने लगूंगा। मैं क्या करूँगा, एजुकेशन के रिलेटेड ही बिजनेस करूँगा। मेरे को कोई राइट नहीं है कि मैं रियल इस्टेट के रिलेटेड बिजनेस करूँगा। तो यहाँ पर एक फेमस केस लॉ होता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर जाकर काम अगर करता है तो वो अल्ट्रा वीरस होता है। अल्ट्रा वीरस बोले तो वॉइड होता है, ऑब्वियस सा बात है, कंपनी बाहर जाके काम ही नहीं कर सकता। इसमें एक केस हुआ है एस बेरी रेलवे, ये फाउंडेशन में भी तुमने पढ़ा होगा, कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिची, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ डॉक्ट्रिन्स तुम्हें पढ़ने होते हैं। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये भी तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है। देखो, यहाँ पर एक सेक्शन कनेक्ट होता है तुम्हारे मॉड्यूल्स में, सेक्शन 399, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब जितना भी रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं ना, वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी तुम इनको इंस्पेक्शन कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम उसको चेक कर सकते हो थोड़ा सा फी देकर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बात बोलता है कि अगर तुम एक कंपनी के साथ डील कर रहे हो ना, तो कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अदर डॉक्यूमेंट्स तुमको पढ़ना होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा ड्यूटी है। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम मूर्ख हो, तो लॉ तुमको यहाँ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसी का एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। ये सिंपल सा बात बोलता है, मान लो तुमने सारा डॉक्यूमेंट रीड किया लेकिन फिर भी तुमको सफ़र हो रहा है लॉस, तुमको फिर भी लॉस हो रहा है। लॉस हो क्यों रहा है? क्योंकि कंपनी के इंटरनली कुछ गड़बड़ है, इंटरनल में जो है मिसमैनेजमेंट है। तो उस सिचुएशन में लॉ तुमको प्रोटेक्ट करने वाला है, लॉ तुमको प्रोटेक्ट करने वाला है। इस पर एक फेमस केस लॉ भी हुआ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, जिसको हम टर्कॉन रूल भी बोलते हैं।
इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। कब, क्या एक्सेप्शन है देखो। पहला, तुमको नॉलेज था कि कुछ गड़बड़ है, तो भैया नॉलेज है तो बिजनेस कर क्यों रहे हो उसके साथ। या फिर तुमको सस्पिशन था, दूसरा तुम नेग्लिजियंस थे, यानी तुमको शक था कि उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो फाइल तुमको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और फॉर्जरी के केस में कंपनी लायबल नहीं होता। तो ये 3 केसेस थे। यहाँ तीनों डॉक्ट्रिन भी खत्म हो गए, सेक्शन 10 तक खत्म हो गया। अब कुछ सेक्शंस बचे हैं, तो चलो देखो, स्टार्ट करो। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। सेक्शन 10A, मान लो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, लेकिन इनकॉर्पोरेट होने के बाद ना वो कंपनी जो है बिजनेस नहीं कर सकता है, या उसके पास डेप्ट लेने का राइट नहीं आता है। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया लेकिन ये दोनों पावर अभी तक कंपनी को नहीं दिया जाता है। कंपनी को ये पावर्स कब दिया जाता है, जब 180 डेज के अंदर अंदर कंपनी जो है, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डिक्लेरेशन एक फाइल कर दे रजिस्ट्रार को, डिक्लेरेशन फाइल कर दे रजिस्ट्रार को, और वो डिक्लेरेशन में क्या बोले कि भैया देखिए जितने भी सब्सक्राइबर थे मेमोरेंडम के, जिन्होंने एक अमाउंट एग्री किया था कि वो इतने रुपया देंगे कंपनी को, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। ये चीज़ उन्हें डायरेक्टर को बताना होगा कि सब्सक्राइबर्स ने सारा पैसा हमें दे दिया है जितना उन्होंने एग्री किया था। और इसके साथ साथ रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई भी करवाना होगा, वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। ये दोनों चीज़ करने के बाद ही कंपनी को वो दोनों राइट मिलेगा। अब इसका एक फॉर्म है, साइड 20A है। एक बार मैं मॉड्यूल खोल के देख लेता हूँ, मॉड्यूल खुला ही है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ठीक, गलत भाई कुछ नहीं ना बोलूँगा, ठीक है। हाँ चलो बोला। INC 20A, ये फॉर्म में डिक्लेरेशन जाता है। एंड ये बात ध्यान रखना, कौन सा कंपनी को ये करना होगा, कौन सा कंपनी को ये डिक्लेरेशन देना होगा, तो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, ठीक है, और वो बन कब रहा है, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, ये एक अमेंडमेंट आया था। इस अमेंडमेंट के बाद अगर कोई कंपनी बन रहा है तो उसको सेक्शन 10A फॉलो करना होगा, और वैसा कंपनी के पास शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पेनल्टी भी है, पेनल्टी देख लो भाई, पेनल्टी देख लो। कंपनी पे 50,000 फ्लैट, और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट OID, उस पर 1,000 रुपीज़ पर डे करके मैक्सिमम 1 लाख तक। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 180 डेज में डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया और रजिस्ट्रार को ऐसा लगा कि ये कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो भैया स्ट्राइक ऑफ, नाम हटा दिया जाएगा, कंपनी बंद, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया ये। तो सेक्शन 10 खत्म हो गया। सेक्शन 11 ओमिट है, यानी अब नहीं है, तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। सेक्शन 12, ये रजिस्टर ऑफिस के बारे में बात करता है, रजिस्टर ऑफिस के डिटेल्स के बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है, हर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर एक अपना रजिस्टर ऑफिस तैयार करना होता है, और ये चीज़ रजिस्ट्रार को फाइल भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई चेंजेस भी होता है रजिस्टर ऑफिस में, ROC क्यों लिखा हूँ भाई, रजिस्टर ऑफिस RO, तो ये बात भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और 1 मिनट में फॉर्म नंबर वगैरह देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म नंबर शायद नहीं दिया इसमें, दिया INC 22 फॉर्म में ये चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अपना नाम और एड्रेस रजिस्टर ऑफिस का वो सब जगह पेंट और अफिक्स करवाएगा, यानी नाम और एड्रेस कंपनी का हर जगह होना चाहिए, जहाँ कंपनी का बिजनेस हो रहा है, जहाँ उसका ऑफिस है उसके सामने होना चाहिए। जो भी कंपनी का लेटर्स वगैरह है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी कंपनी का वेबसाइट है, उन सब पे मेंशन होना चाहिए नाम, रजिस्टर ऑफिस और अदर डिटेल्स जैसे कि ईमेल, फैक्स नंबर, तो ये सब होना चाहिए डिटेल। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला केस 1, OPC के केस में
कंपनी को अपने नाम के नीचे 1% कंपनी ब्रैकेट में लिखना होता है, 1% कंपनी, ठीक है। और केस 2, अगर एक कंपनी ने अगर नाम चेंज किया है लास्ट 2 ईयर्स में, यानी पिछले 2 साल के अंदर उसने कोई एक नाम चेंज किया है, तो ये जो लास्ट 2 ईयर पहले इसका नाम था ना, जिसको उसने चेंज किया, वो नाम भी अभी के न्यू नेम के साथ साथ तुमको 2 सालों तक दिखाना पड़ता है कि देखिए हमने 2 साल पहले हमारा ये नाम था, अब हमारा ये नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनी अपना चेंज भी कर सकता है। अब लोकल लिमिट के बाहर अगर करेगा कंपनी चेंज, यानी एक शहर में ही लोकल लिमिट से बाहर, तो फिर उसको जो है एसआर पास करना पड़ता है। अब मान लो कंपनी चाहे तो अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता है एक आरओसी से दूसरे आरओसी में, यानी यहाँ लोकल लिमिट शहर वहर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ सीधा आरओसी ही चेंज हो रहा है, तो उसमें कंपनी को आरडी का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। और आरडी जैसे ही अप्रूव कर देगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ तुमको आरओसी को फाइल करना होता है, और आरओसी 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें नया सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है इस पूरे सेक्शन में, तो दोनों कंपनी और ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट, कंपनी प्लस ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट पे 1000 रुपीज़ पर डे करके कितना 1 लाख तक लगेगा तुमको, 1 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन 12 भी ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 13 तुम्हें करना है, और इसमें टोटल 11 सबसेक्शंस हैं, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सेक्शन है इस चैप्टर का। 13 सबसेक्शन 1 बात करता है कि कंपनी को एसआर पास करना होगा अगर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, बोले तो चेंज करना है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 कनेक्ट होता है, वो बोलता है कि तुम आरओसी को भी ये बात फाइल करोगे INC 24 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर तुम कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, तो तुमको सीजी से भी अप्रूवल लेना होगा। बट अगर तुम सिर्फ कन्वर्ट हो रहे हो, यानी सिर्फ तुम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ये वर्ड सिर्फ ऐड या डिलीट कर रहे हो, ऐड या डिलीट कर रहे हो सिर्फ ये सारे वर्ड, तो उस सिचुएशन में तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पूरा प्रॉपर अपना कंपनी का पूरा नाम ही बदल रहे हो, लेट सपोज मैं अपना कंपनी का नाम AKG लिमिटेड से XYZ लिमिटेड रख रहा हूँ, तो मैं पूरा नाम ही बदल रहा हूँ, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। और ये बात सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में बोला गया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 बोलता है कि रजिस्ट्रार को तुम फाइल करोगे नेम चेंज करने के बाद, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हुआ तो नया सर्टिफिकेट दे देता है INC 25 में। याद करो, जब पहली बार कंपनी बनता है तो उसको नया सर्टिफिकेट मिलता है INC 11 में, इसी वीडियो में मैंने बताया। तो अब जो तुम चेंज होके नया सर्टिफिकेट मिलेगा वो INC 25 के अंदर मिलेगा। अब देखो, एक ऐसा कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। कैसा कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकता? जो कंपनी ने या तो एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया, या कोई कंपनी ने डिपॉजिट लिया है और उसको पेमेंट करने में वो फेल्ड हो गया है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर वो कंपनी जो है डिवेंचर्स लिया है उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल्ड हो गया, तो ऐसे कंपनी को बोला जाता है कि तुम नाम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हो गया। फिर देखो यहाँ पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता है एक आरओसी से दूसरे आरओसी में। तो ये जो चेंजेस होंगे इसके लिए तुमको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरडी का अप्रूवल लोगे किस फॉर्म में? तो INC 23 के फॉर्म में लोगे। आरडी को अप्लाई करने से आरडी को अप्लाई करने से कितने दिन पहले? 30 दिन पहले, 30 डेज बिफोर, ठीक है। तुमको INC 26 में एडवर्टाइजमेंट करना होगा, और एडवर्टाइजमेंट सेम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, यानी एक लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर में तुमको एडवर्टाइज करना होगा। फिर आरडी का अप्रूवल आएगा 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आरडी ने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर तुम रजिस्ट्रार को फाइल करोगे INC 28, और रजिस्ट्रार तुमको एक नया सर्टिफिकेट दे देगा। ये हो गया तुम्हारा
रजिस्टर ऑफिस ऑल्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है सेक्शन 13, ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है, और ये 60 दिन वाला बात जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, 4 ऑलरेडी मैंने करवा दिया। ठीक है, चलो उसके बाद सबसेक्शन 8 वो क्या बोलता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 ये क्या बोलता है, एक कंपनी ना अपना ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी ऑल्टर कर सकता है। लेकिन मान लो एक ऐसा कंपनी है जिसने पब्लिक से पैसे लिए हैं, पब्लिक से पैसे रेस किए हैं, और अभी पैसे अनयूटिलाइज्ड है, यानी पैसे मंगवाए थे किसी एक ऑब्जेक्टिव के नाम पे और वो पैसे यूटिलाइज नहीं किए, तो वैसा कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एसआर पास कर दे और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनको ये सब पसंद नहीं है उनको एक एग्जिट ऑप्शन दे दे, तो फिर और न्यूज़पेपर में वो भी दे दे, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में नोटिस भी दे दे, तो फिर वो भी नाम चेंज कर सकता है। यहीं पे सेक्शन, एक मिनट कहाँ गया भाई, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में अगर वो दे भी दे तो फिर वो ये काम कर सकता है। इसी में यहाँ पर सेक्शन जो कनेक्ट हो रहा है, अरे क्या हो रहा है यार, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, 9 और 10 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 11 ऑलरेडी करवा दिया है मैंने, वो गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाला जो मैंने कनेक्ट किया था सेक्शन 4 के साथ, वो वाला। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है कि आर्टिकल्स कैसे ऑल्टर होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स कैसे ऑल्टर होंगे, तो देखो आर्टिकल भी ऑल्टर होंगे तो एसआर पास होंगे, सिंपल सा बात है। अब इसका एक बात ध्यान रखना, मान लो तुम एक प्राइवेट कंपनी हो और तुम प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑल्टर कर रहे हो, और इस तरह ऑल्टर कर रहे हो कि प्राइवेट कंपनी में याद है 3 कंडीशंस होते हैं, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस होते हैं कि वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके बाद फिर पब्लिक से पैसे नहीं मंगवा सकता, मैक्सिमम 200 मेंबर है। तो तुम अगर एक प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल ऑल्टर कर रहा है और ऑल्टर इस तरह से हुआ कि इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो उस दिन से उस ऑल्टरेशन जिस दिन ऑल्टर हुआ और जिस दिन से ये कंडीशन ख़त्म हो गया, उस दिन से उस प्राइवेट कंपनी को हम लोग प्राइवेट नहीं मान के पब्लिक ही मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी ऑल्टर हो रहा है, तो एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में ऑल्टर हो सकता है, तो उसमें भी आर्टिकल्स ऑल्टर होगा। तो इसके लिए आरडी का अप्रूवल लेना पड़ता है RD1 में, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, और जो भी ऑल्ट्रेशन वगैरह होगा आर्टिकल्स का, ये बात रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ता है 15 दिन के अंदर अंदर, ऑल्टर आर्टिकल के साथ INC 27 के फॉर्म में, जो भी ऑल्टर आर्टिकल्स में हुआ। एंड इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन 14 भी खत्म हो गया। अब छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं, एक सेक्शन 16 पहले देखो तब फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि मान लो एक कंपनी रजिस्टर हो जाता है, और रजिस्टर होता है क्या चीज़ से, कोई ऐसे नाम से जो आइडेंटिकल है या रिजेंबल होता है, आइडेंटिकल है या दूसरे का रिजेंबल हो रहा है, यानी दूसरे का नाम है उसी के नाम से कंपनी रजिस्टर हो गया, हो सकता है रजिस्ट्रार से गलती हो जाए। तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का कंपनी को टाइम देता है कि नाम बदल, 3 महीने में नाम बदल कर 15 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार को ये बात बता देगा कि हमने अपना नाम बदला, और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन अगर कंपनी ने 3 महीने में नाम नहीं बदला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो खुद ही नाम बदल कर रजिस्ट्रार को बता देगा। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कंपनी ने नाम नहीं बदला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही नाम बदल दिया, तो क्या अब कंपनी अपना नाम फिर से बदल सकता है सेक्शन 13 के हिसाब से? तो हाँ, वो बदल सकता है अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करके, ये राइट उसके पास है। यहीं पे सेक्शन 15 कनेक्ट होता है, कनेक्ट करो। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि जब भी ऑल्टर होगा MOA या AOA, तो
हर एमओए और एओए में ऑल्ट्रेशन वाली बात तुम्हें ऐड करना होगा। ऑब्वियस सा बात है, मेमोरेंडम ऑल्टर किए तो बताना तो पड़ेगा ना कि हमारा मेमोरेंडम ऑल्टर हो चुका है। अगर तुम मेमोरेंडम ऑल्टर किए और ऑल्ट्रेशन वाला बात तुमने मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है तो फिर तुम पे 1000 रुपीज़ पर कॉपी फाइन लगेगा। सेक्शन 15 इतना सा बात बोलता है। 16 ऑलरेडी हो गया। सेक्शन 17 क्या बोलता है कि एक मेंबर कंपनी से डिमांड कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स का, तो कंपनी को फी लेकर 7 दिन के अंदर अंदर 7 डेज़ के अंदर अंदर ये डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे पेनल्टी है वो भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, पेनल्टी कितना है वो भी मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। अरे कहाँ गया? अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज़ 1000 पर डे करके, या फिर 1,00,000 रुपीज़ जो भी लेस होगा उतना तुमको पेनल्टी लग जाएगा। सोच रहे हो भाई, पेनल्टी तो खूब लगना है। पेनल्टी इस चैप्टर में पूरे कंपनीज एक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेनल्टी याद करने में ही होता है। यहाँ पर हो गया तुम्हारा सेक्शन 17 ख़त्म। सेक्शन 18 सिंपल सा बात बोलता है कि एक कंपनी दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में, एक क्लास ऑफ कंपनी दूसरे क्लास में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्जन का पावर दिया गया, यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकता है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकता है, ठीक है, यही पावर दिया हुआ है कि ये सब काम वो कर सकता है। एंड ध्यान रखना इस कन्वर्जन से कोई एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा ख़त्म हो गया। उसके बाद अब बस 3 सेक्शंस बचते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो देख लो और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाता है पूरी तरह से ख़त्म। सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या बोलता है? एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता, यानी कोई अलाउड ही नहीं है, सब्सिडरी कंपनी को अलाउड नहीं है होल्डिंग कंपनी में कोई भी तरीके से शेयर होल्ड करने का। बस 3 केसेस हैं जहां पर ये काम हो सकता है। कौन कौन से केस है? सबसे पहला केस है ट्रस्टी। एज अ ट्रस्टी वो होल्ड कर सकता है, द आंसर इज यस, ठीक है। एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होल्ड कर सकता है। मान लो सब्सिडरी कंपनी किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो इंसान जो है वो शेयर्स होल्ड कर रहा था होल्डिंग कंपनी में, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसा होल्ड कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। और थर्ड, मान लो सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रहा है होल्डिंग कंपनी में बिफोर रिलेशनशिप फॉर्म, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है एंड बाद में जाकर वो कंपनी दूसरे कंपनी का सब्सिडरी बन जाता है, लेकिन जब शेयर्स होल्ड कर रहा था तभी सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप नहीं था, तो वो कर सकता है। एंड इस दोनों केस में उसके पास राइट टू वोट भी है। सेक्शन 19 खत्म। सेक्शन 20 सिंपल सा बात बोलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रार कंपनी को या फिर कंपनी के किसी भी ऑफिसर को सर्व करना है यानी भेजना है, तो वो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे भेजेंगे और वो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ठीक है, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, जैसे भी मोड में हो वैसे मोड में हम भेज सकते हैं। वहीं अगर एक कंपनी कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहा है, चाहे रजिस्ट्रार को, आरओसी को या किसी और मेंबर को, तो वो भी कैसे भेजेगा? तो वो भी भेजेगा सिंपली देखो रजिस्टर पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से या ऑनलाइन भी भेज सकता है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर कोई मेंबर ने कुछ बोला है, मेंबर ने बोला कि हमें तो स्पीड पोस्ट से ही चाहिए, यानी कंपनी भेज रहा है सबको रजिस्टर पोस्ट से, लेकिन एक मेंबर बोलता है कि नहीं हमें स्पीड पोस्ट से ही चाहिए, तो फिर मेंबर से थोड़ा फ़ी लेकर जिस तरह से वो बोले उस तरह से ही उसको भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ कनेक्ट होता है, सेक्शन 101 तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊँगा जब तुम एक चैप्टर 7 में आओगे,
तो उसमें एक चीज़ कनेक्ट होता है कि अगर तुम पोस्ट से भेज रहे हो ना नोटिस जनरल मीटिंग का, तो उसमें तुमको 48 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये क्या है डिटेल में मैं चैप्टर जब 7 पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं करवाऊँगा, ठीक है, आराम से। एक बात ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है नोटिस भेजने का, ये जो सेक्शन है नोटिस भेजने का, ये निधि कंपनी पे भी अप्लीकेबल है, निधि कंपनी पे भी अप्लीकेबल है। निधि कंपनी के वैसे मेंबर जिनके पास 1000 से ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, या फिर 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के से ज़्यादा की होल्डिंग है, विच एवर इज़ लेस है, शायद विच एवर इज़ लेस, तो उनको जो है नोटिस जाएगा कंपनी के द्वारा। बाकी जो अदर मेंबर्स हैं ना, उनको नोटिस न्यूज़पेपर के थ्रू भेज दिया जाएगा, उनको पर्सनली नोटिस नहीं दिया जाता, मतलब भाई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। सेक्शन 20 यहाँ पर ख़त्म होता है। सेक्शन 21 एंड 22 लास्ट जो सेक्शन 20 बोलता है कि अगर मान लो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को ऑथेंटिकेट करना है तो उस पर एक KMP का साइन करना होगा, एक KMP को कंपनी का साइन करना होगा, या फिर कोई अदर ऑफिसर जिसको बोर्ड्स ने पावर दिया हुआ है, ठीक है, वो साइन कर देगा तो कंपनी का डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सेक्शन 22 लास्ट, सेक्शन 22 लास्ट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट, ड्रॉन या मेड माना जाएगा कंपनी के बिहाफ पर, यानी कंपनी के ऊपर या तो मान लिया जाएगा कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया, या फिर कंपनी ने इसे बनाया है, या कंपनी ने इसे ड्रॉन किया है, तो ये कंपनी के बिहाफ पर तब माना जाएगा जब एक पर्सन जो अपने अथॉरिटी के अंदर रहकर इसको साइन कर दे और इसको एक्सेप्ट, मेड या ड्रॉन कर दे। यानी एक कंपनी क्या करता है, एक पर्सन को अटॉर्नी दे देता है, मतलब पावर दे देता है कि तुम हमारे बिहाफ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करोगे, ड्रॉन करोगे या फिर मेड करोगे, ठीक है। तो अगर ये पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता है, ड्रॉन कर लेता है, मेड कर लेता है, तो कंपनी को माना जाता है कि कंपनी ने उसको एक्सेप्ट, मेड या ड्रॉन कर लिया है। अब ये अटॉर्नी देता कैसे, या तो कॉमन सील मार कर दे देता है, अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। इसी के साथ तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया हो और तुमने सब कुछ लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एक बार मॉड्यूल से रीडिंग मारना है एंड नेक्स्ट वीक में मैं फिर कौन से चैप्टर लाऊंगा उसका शेड्यूल मैं तुम्हें दे दूंगा, और बस पढ़ते रहो एंड मॉड्यूल रीड मार लेना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना।